और जब हम हिंदी के पत्रकारों का सम्मान कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा पत्रकार खोज दिया जो उर्दू में लिखता है। रोजनामा हिंदुस्तान, रोजनामा हिंदुस्तान के औरंगाबाद के प्रभारी संभाजी नगर के प्रभारी फिरबाज अंसारी। शिव पूजन पांडे जी, शिव पूजन पांडे जी शिक्षक थे। शिक्षक रहते हुए इन्होंने शिव पूजन जी रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद भी पत्रकारिता बंद नहीं की। और अगर कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं तो संपत बनवानी जी प्लीज सामने आए। संपत बनवानी जी। सर शिवपूजन जी। संपत वामन वाली जी, सभी सम्मान प्राप्तकर्ताओं के लिए तालियां बजाएं। हम उनके भविष्य की कामनाएं करते हैं। अगर गलती से किसी का नाम हमसे छूट गया हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। निवेदन करता हूं हमारी मातृतुल्य भाभी जी, बहनी साहेब शर्मिला ताई ठाकरे जी से कि वो हमें आशीष वचन दें। मराठी में बात करें। महाराष्ट्र आहे मराठी बोलला पाहिजे। शर्मिला बाई। नमस्कार. आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहेबांना मी महाराष्ट्रात स्वागत करते तुमचं. आपने इधर आके हमको बहुत सम्मानित किया है. वागीश जी, कृपाशंकर सिंह जी, स्टेज पर सभी मान्यवर. मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा मराठी तो सबको समझता होगा, सो आई कैन स्पीक. मी जास्ती बोलणार नाहीये कारण माझा नवरा जसं छान बोलू शकतो तसं मी काय फार छान भाषण करत नाही. पण मी वागीजींचं ह्यासाठी कौतुक करीन की समाजात खूप माणसं चांगलं काम करत असतात वेगवेगळ्या फील्डमध्ये. मग ते नाटक इंडस्ट्री असू दे, सोशल वर्क असू दे. वागीजींनी त्यांना इतकं सुंदर सिलेक्ट केलं आज. आणि ही जी लोक समाजात पुढे येत नाहीत, फक्त चांगलं काम करत राहतात आणि पाठी राहतात, त्यांना लोकांच्या समोर यायला आवडत नाही, त्यांना त्यांचं काम फार दाखवायचं नसतं, म्हणजे त्यांना मोठेपणा नको असतो. पण त्यांना वागीजींनी सिलेक्ट करून त्यांचा इथे सत्कार केला. म्हणून वागीजी तुमचं खूप खूप अभिनंदन. आणि सगळ्यात महत्वाचं आहे की इथे सर्व भारतातनं लोक आले. मुझे ये बहुत खुशी हुई कि ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है. वागीश जी ने भारत के, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे कोनों में से लोगों को बुलाए. मुझे ऐसा लगता है कोई केरला से था, कोई गुजरात से था, कोई दिल्ली से था, हैदराबाद से था. Sorry if I miss any state, but I'm very happy that he has touched all the states and all the categories like social work. The lady, she said she is doing yoga in the water. पत्रकार है, मेरा जहाँ जन्म हुआ नाटक इंडस्ट्री वो फील्ड से है. So I'm very happy to be here and I'm very honored that you invited me here and I hope next year also Vagesh will invite me and we all can meet again. और मुझे आरिफ जी का बहुत अच्छा स्पीच सुनना है तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी और आप सबका धन्यवाद करूँगी. अब बिना किसी भूमिका के जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, वाघा सम्मान के जो अमृत कलश रखने का समय है, अमृत तत्व निकलने का समय है, मैं उसके लिए आमंत्रित कर रहा हूँ केरल के राज्यपाल श्रीमती शर्मिला राज ठाकरे जी, श्री कृपाशंकर सिंह जी, श्री वागीश सारस्वत जी, डॉक्टर वागेरा सारस्वत जी, श्री जैन देशमुख जी, श्री विनोद दुबे जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री अरविंद राय जी, यहाँ इस कक्ष में उपस्थित बहुत ही बहुत विभूतियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने बहुत प्रभावी ढंग से काम किया है. और सभी देवी और सज्जन, सबसे पहले तो
वागीश जी को बहुत धन्यवाद। उन्होंने आमंत्रित किया और इतने सारे लोगों से एक समय में, जिनमें सिर्फ वही नहीं जिनको आज सम्मान दिया गया है, बल्कि निश्चित तौर पर उनके साथ दूसरे भी लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो उन सब से मिलने का मौका दिया। हम जब किसी को सम्मान करते हैं, इस तरह के अवार्ड देते हैं, जैसे आज ये किया आयोजन होता है, उनके मंच पर आने पर लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। थोड़ा और से अगर हम सोचें तो ये केवल उस व्यक्ति का सम्मान नहीं, ये वो जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हो, संगीत हो, साहित्य हो, कला हो, शिल्पकारी हो, कोई भी क्षेत्र हो, कलाकारी हो, उसके लिए जो हमारे मनों में स्थान है और उसका जो महत्व है, आप उसकी उपासना कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए आप हमारी प्रशस्ति के अधिकारी बनते हैं। हम इसलिए, और एक कदम आगे बढ़ के मैं कहूंगा, हमारे यहाँ कहा गया है, यद यद विभूति मत तत्तव श्रीमद ऊर्जितम एवा तत्तत् एवा अवगच्छा त्वं मम तेजोम सशंभु। किसी के अंदर भी तुम असाधारण प्रतिभा देखो, असाधारण सुंदरता देखो, असाधारण शक्ति देखो, असाधारण कौशल देखो, तो जान लो कि ये मेरे तेज के अंश से इसकी उत्पत्ति हुई। तो जो परमात्मा के तेज से, जिस तेज के अंश से जो उत्पत्ति हुई हो, जब हम उसको सम्मान देते हैं तो हम उसको सम्मान देते हैं। और हमारे यहाँ ये जितने भी ललित कलाएं हैं, साहित्य है, कविता है, शिल्पकारी है, अभिनय है, ये केवल मनोरंजन का साधन है, लेकिन ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं। हमारे एक प्रश्न किया गया है, किम कला, कला क्या है, किम साहित्य, ये क्या है? उसमें संगीत भी है, इसमें नृत्य भी है, ये सब के बारे में प्रश्न किया है, ये क्या है? तो जवाब दिया गया है, कम परमात्मानम लाति गिरहाति इति कला, इति साहित्य, इति शिल्पी। जो चीज हमें परमात्मा के समीप ले जाए, something which helps us to realize the divine presence, वो कला। आप उसके साथ हैं। मैं आपको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं, आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और एक और भी पहलू है जिस पे बात करनी चाहिए। मैं कितना ऊंचा उठता हूं, वो एक बार मैं दिल्ली में जो
कैलीग्राफी को क्या कहेंगे? कैलीग्राफी हाथ से जो लिखते हैं, सुलेखन। तो इसकी कई भाषाओं में उसकी बड़ी परंपरा है, हाथ से। जैसे अरबी भाषा में तो बड़ा मतलब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं। इसी तरह तिब्बतन भाषा में कैलीग्राफी का बड़ा महत्व है। तो तिब्बतन कैलीग्राफी की एक प्रदर्शनी हुई इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, बहुत साल पहले की बात है, 8-10 साल पहले। तो उन्होंने, आयोजकों ने मुझसे कहा कि इसका उद्घाटन कर दिए, और इस पर थोड़ा, जाहिर है उद्घाटन करने जाएंगे आप तो थोड़ा सा बोलेंगे। तो मैं गया, और बहुत सुंदर कैलीग्राफी। तो वो जिस तरह आपने अभी कई में चीजें दी हैं मुझे, और यूसुफ साहब या कौन थे वो, तो बेचारे पूरा डिब्बा दे गए हैं खाने पीने की चीजों का। तो उसी तरह उन्होंने मुझे, वो ये बहुत बड़े कैलीग्राफर हैं तिब्बत के, उनकी, तिब्बती हैं, उनकी जो कला है उसकी प्रदर्शनी थी। तो उन्होंने एक इतने बड़े फ्रेम में एक उसका नमूना वो मुझे दिया। फिर मैंने उन्हें फोन किया, सर ये बड़ा सुंदर है, लेकिन जरा ये बता दीजिए, इस पे तिब्बतन है केवल, अनुवाद नहीं लिखा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे टाइप करके और नीचे अनुवाद लगा दूंगा, ताकि जो भी देखे वो अनुवाद भी पढ़ ले कि इसका अर्थ क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये तिब्बत के एक भक्ति कवि की रचना की एक लाइन, और वो उसका अर्थ ये है कि विनम्रता में तुम जितना नीचे झुकोगे उतना ही दुनिया में ऊपर जाओ। तो मैं अवार्ड विनर से कह रहा हूं कि आप जाओ, जो जिस क्षेत्र में भी आप, वहां जो नए लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, थोड़ा झुक के और उनको ऊपर उठाइए, और आपको बड़ा बड़ा, मुझे कोई जरा सा भी संदेह नहीं है कि आपको बहुत उसमें सुख मिलेगा, नींद अच्छी आएगी रात को। और कला, या ये हम कला भी नहीं कहते थोड़ी देर के लिए, वो जो भावनाओं की जो अभिव्यक्ति, ये तो माध्यम है। तो वो जो भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, उसका क्या कारण होता है? तो वो रामायण लिखने से पहले जो श्लोक कहा है आदि कवि वाल्मीकि ने, उससे पता चल जाता है कि आप माध्यम, आप कोई भी माध्यम ढूंढिए, चाहे वो प्रोज हो, मतलब चाहे वो लेखन हो, काव्य हो, दूसरा लेखन हो, आप मूर्ति बनाते हो, आप जो भी करते हो, अभिनय करते हो, ये जो एक ख्वाहिश है, जो अर्ज है, ये कहां से आती है? तो किसी ने कहा है कि जब तक जैसे पहाड़ों पे अक्सर देखा होगा आपने, स्प्रिंग जो होते हैं वो पत्थरों को तोड़ के रास्ता बना देते हैं। तो ठीक इसी तरह जब संवेदनशीलता आहत होती, when your sensitivities are offended, then you try to find a medium to give expression to those feelings.
आहत होता है। रामायण इसीलिए तो लिखी गई। वाल्मीकि जी तो नहाने के लिए गए थे और उन्होंने देखा कि ठीक नदी के किनारे जो पेड़, उस पर जो युगल पक्षी दोनों एक दूसरे के समीप थे और उसी में किसी ने, शिकारी ने एक तीर मारा और एक को गिरा दिया। दूसरे की जो व्यथा थी, उसकी पीड़ा की जो अभिव्यक्ति थी, तो उनके बगैर सोचे समझे उनके मुंह से निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वागमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि कामा मोहितम। ये बड़ा 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 प्रेग्नेंट, कामा मोहितम सिर्फ इसे एक तरह से सिर्फ इतना ही मत मानिए कि वो सेक्सुअल डिजायर थी। क्या कोई भी इंसानों के बीच में हमारी संस्कृति परिभाषित होती है आत्मा से। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। हमारी संस्कृति, हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। अभी परसों हमें पता भी नहीं था, मुझे अब 3 साल हो गए हैं केरला। इतना अच्छा, मैं तो हैरत में रह गया, मुझे पता नहीं था। गुजरात और महाराष्ट्र डे था, तो त्रिवेंद्रम में महाराष्ट्र मंडल, तो बहुत लोग नहीं है, थोड़े से, लेकिन एक मंडल बनाया। कोची में गुजरात के लोग काफी, वो कोची से चल के आए और क्या उन्होंने 1.5 घंटे तक, क्या उन्होंने जो साहित्य, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मराठी गाने, मराठी डांस, गुजराती गाने, गुजराती डांस, क्या 1.5-2 घंटे तक उन्होंने किया। और केरला के जो लोग वहां उपस्थित थे, वो कोई ये नहीं सोच रहे थे अपने दिमाग में कि ये कहीं वीनस या मार्स से ये लोग आए। नहीं, ये हमारा है, कि पूरा देश हमारा, हमारी संस्कृति। तो वो उस अभिव्यक्ति के लिए जो मैं कह रहा था कि उसका असल जो बात है वो क्या है, कि इस देश में खास तौर से जहां हमारे यहाँ राजनीतिक तौर पे ये देश तो टुकड़े टुकड़े था हजारों साल तक। इतनी भाषाएं बोली जाती, इतने तरीके के काम। भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृति नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। हमारे मनीषियों ने इसको स्वीकार किया कि हमारे यहाँ तो अलग अलग नस्ल, अलग अलग भाषाएं, जिनकी पूजा करते हैं वो देव भी अलग अलग। फिर क्या चीज है जो हमें एकता के सूत्र में बांधती है? और इससे भी और बड़ा प्रश्न, दुनिया में वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बाहर भारत ही अकेला देश क्यों है जो आजादी के बाद, जहां लोकतंत्र मजबूत से मजबूत तर होता चला गया? अकेला देश है। सारी जितनी भी लोकतांत्रिक देश हैं, ये दुनिया का अकेला देश है जिसने अपनी लोकतांत्रिक यात्रा यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के साथ शुरू करी। हर किसी को वोट का अधिकार। पश्चिमी देशों में जो एडवांस हैं, हमें ये नहीं कि वो कहते हैं एडवांस, निश्चित तौर से एडवांस, वहां महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं था। उन्होंने 100 साल से ज्यादा संघर्ष किया, तब महिलाओं को वोट का राइट मिला। इसमें ही रहस्य है कि भारत में लोकतंत्र क्यों सफल हुआ और जगह वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बाहर नहीं। क्योंकि भले ही राजनीतिक तौर पर, हालांकि प्राचीन इन
भारत में उसके भी सबूत हैं कि जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लेकिन हम उस बहस में नहीं जाते। हम जाते नहीं, हम कहते नहीं था। तो फिर एकदम से हमने कैसे स्वीकार कर लिया लोकतंत्र को? लोकतंत्र को हमने इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है मानव की प्रतिष्ठा। और ये लोकतंत्र और इसके पीछे जो दर्शन है, इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है दुनिया में। भारत ने तो 4000 साल से भी ज्यादा पहले मानव प्रतिष्ठा बहुत बड़ा, मतलब हमें उसके लिए सारे जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है ह्यूमन राइट्स का, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो जो उसका सबका जो मूल स्रोत है वो है उसका जो कल्पना है, दैट इज डिग्निटी ऑफ मैन, मानव की प्रतिष्ठा। अगर मैं मानव की हैसियत से मेरी प्रतिष्ठा स्वीकार करेंगे तो किसी दूसरे को ये कह, मुझे ये अधिकार कहां से आ जाएगा कि मैं अपनी राय किसी दूसरे पे ला दूं? जितनी प्रतिष्ठा मुझे उतनी प्रतिष्ठा दूसरे की, तो मुझे कहां से ये अधिकार आ जाएगा? तो ये मैं इस तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं इसको भी सलाम करता हूं जिन्होंने ये कल्पना दी और जिसके कारण फंडामेंटल राइट्स आए, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर आया। लेकिन हमारे मनीषियों ने तो 4000 साल पहले प्रतिष्ठा अकेले नहीं, उन्होंने कहा मानव के अंदर दिव्यता है। अगर हर मानव के अंदर दिव्यता है, आप उस पर अपने आप को थोपना चाहते हो? नहीं। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। Look at everybody as the temple of God. हर कोई हमारे केवल सम्मान का अधिकार नहीं है, स्वीकृति का अधिकारी। मैं एक बार बापू को सुन रहा था, मुरारी बापू गुजरात में, बहुत साल पहले की बात है। बाहर कहीं उनकी जो कथा होती है वो थी, उन्होंने मुझे फोन किया, आपको 15-16 साल पहले, कहा कि यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं साहब आप आ जाइए, तो मैं चला गया। तो फिर जो बात था तो रोजा नहीं उनको सुनता, पर एक बात की मेरे दिमाग में बैठी, जो मुरारी बाबू, उन्होंने कहा मैं किसी को सुधारने नहीं आया हूं, मैं सबको स्वीकार करने आया। कमाल। और ये बापू नहीं कह रहे, ये ध्यान रखिएगा। बापू तो छोड़िए, भारत का भारत में तो इतने ग्रंथ हैं, लेकिन उसमें भी गीता को खास तौर से महत्वपूर्ण माना जाता है। कोर्ट में अगर जाइए आप और आपसे पूछेंगे तो आप गीता पे हाथ रख के शपथ लेते हैं ना। गीता को भी बता दिया कि गीता में नया कुछ नहीं है। उपनिषद गाय हैं, भगवान कृष्ण दूध निकालने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा हैं, और जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस दूध का फायदा उठाने वाले हैं। हमारे यहां ओरिजिनलिटी तो कोई क्लेम ही नहीं करता। हमारे यहां कॉपीराइट का कंसेप्ट नहीं था। क्यों? हम ये मानते हैं कि जो बुद्धिमत्ता है, जो प्रज्ञा है, वो मानवता की सांझी विरासत है, उस पर हम अधिकार भार। इसलिए आप देखिए ना, अपनी सारी पुस्तकें एक ही लेखक हैं, व्यास। और एक दिन सर पकड़े बैठे थे, वो नारद जी कहीं से घूमते घूमते आ गए, तो बोले क्यों इतने दुखी क्यों बैठे हो? बोले इतनी मेहनत करी है, टाइम लगाया है, इतनी पुस्तकें संकलित की हैं, कोई पढ़ता ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं उठाती। आज की बात नहीं हो रही,
मतलब ये खास तौर से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप घबराइए मत, अगर आज हम नहीं पढ़ते तो पहले भी नहीं पढ़ते थे लोग, तो वो और दुखी हो गए बेचारे। तो बोले कि फिर रास्ता क्या है? बोले ये गहन दर्शन है जो आपने लिखा है, अब एक काम करिए, थोड़ा काम और करिए, बल्कि एक काम नहीं करिए, थोड़ा काम और करिए, और वो करिए ये कि छोटी छोटी कहानियों में इस गहन दर्शन को पिरो दीजिए। कहानियों के माध्यम से लोग पढ़ेंगे, और फिर हमारे यहाँ वो किताबें आई कि जो आज पढ़ी जाती हैं और लोग उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं, कुछ की बात नहीं। लेकिन जो पॉइंट मेरा था वो ये था कि हमारे सब के बीच में एक भारत का सबसे बड़ा आदर्श सनातन कहते हैं, मैं रिलीजियस सेंस में नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, सनातन कहते हैं इटर्नल। अगर 10 मंजिल से छलांग लगाई होती 2000 साल पहले तो भी हाथ पैर टूटते, और आज लगाओगे तो भी हाथ पैर टूटेंगे। सनातन उसको कहते हैं। तो सनातन सिद्धांत जो है वो ये है कि मैंने पहले ही शायद कहा आपसे कि राजनीतिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, भाषा पर हर प्रकार की विविधता हमारे यहां मौजूद है। लेकिन अब से 1100-1200 साल पहले एक नौजवान केरला से उठा और उसने पूरे देश का भ्रमण किया, और उसने कहा कि राजनीतिक तौर पे तुम्हारा भले ही तुम बिखरे हुए हो, अलग भाषाएं बोलते हो, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तौर पे तुम एक इकाई हो। और अगर ये चेतना शंकराचार्य ने पैदा ना की होती तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि आजादी मिलने के बाद जितनी आसानी के साथ भारत की एकता सुनिश्चित हुई, 560 से ज्यादा राज्य थे जो सरदार पटेल साहब ने जिनको का विलय किया, खून की एक बूंद गिराए बगैर। अगर वो चेतना, आध्यात्मिक एकता की चेतना पैदा न की होती, सांस्कृतिक एकता की चेतना पैदा न की होती, तो वो काम शायद इतना आसान नहीं होता। तो बुनियादी तौर पे जो बात जिसको मैं कहना चाहता हूं, हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत का पता होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी लाल किले से एक बार नहीं 2-2 बार के, हमें पता होना चाहिए, और केवल पता करने से काम नहीं चलेगा, हमारे जीवन में उसकी झलक दिखनी चाहिए। हमारे जीवन में अगर उसकी झलक दिखेगी तो मैं विद्यार्थी हूं, मैं बिल्कुल भी उससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मालिक की मेहरबानी, मां की कृपा मेरे ऊपर, मुझे पढ़ने का बहुत शौक बचपन से, जितना पढ़ता हूं। और कोई दिन जब 2-2 मिनिस्ट्रियां थी तो भी, और मैं कोई मतलब ये मसला जी मैं अपना गुण बता रहा हूँ, नहीं मेरी मजबूरी, मैं पढ़ूं नहीं तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, लिटरली बढ़ा के नहीं बात कर रहा हूं, मेरे सर में दर्द होने लगता है, और बहुत तेज दर्द होने लगता है। और जितना पढ़ता हूं उतना ही मैं सोचता हूं क्या हमने जुल्म किया है। हमने धर्म का अनुवाद रिलीजन स्वीकार कर लिया, हमने पैरेलल ट्रेडिशन स्वीकार कर लिया। ये हमारी संस्कृति में, विरासत में तो इसके लिए जगह ही नहीं है। पैरेलल तो वहां होता है जहां स्वीकार्यता ना हो। मैं आपके साथ रह रहा हूं, हमारे बीच में शांति बनी रहे, मैं आपका आदर भी कर रहा हूं, आपको टॉलरेट भी कर रहा हूं, लेकिन दिल में यह है कि आप गलत हो, आप सही नहीं।
हमारी संस्कृति ये नहीं कहती। हमारी संस्कृति कहती है रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। हम सारे तरीकों को सही मानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा रुचिनाम वैचित्र्य, यहां नहीं, शिकागो पार्लियामेंट ने कहा मैं उस संस्कृति से आता हूं जहां पर हम अपने दिन का प्रारंभ करते हैं इस प्रार्थना के साथ, रुचिनाम वैचित्र्या दिर्जो कुटिल नाना पज्जुषाम निर्णा मेको गम्यस्तुमसी पैसा मरना। जिस तरह नदी नाले चश्मे अपने निकल के अपने स्रोत से और फिर जाके सागर में लीन हो जाते हैं, फिर वो हम इंसान भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हुए आखिर में जाके तुझी में लीन हो जाते हैं। हमारे लिए कोई रास्ता अलग नहीं। हम जजमेंट में नहीं बैठ सकते किसी के भी बारे में। हर किसी को हक है। प्रकृति याम की भूतानी, एवरीवन, ये महाभारत से आता है, everyone does according to the disposition on which one has been created. मैं अपनी राय मुझे किसी के ऊपर थोपने का कोई अधिकार नहीं। फ्री स्पिरिट, इस देश में फ्री स्पिरिट, अंतर आत्मा की स्वतंत्रता किस हद तक गए हैं हमारे मनुष्य, इस हद तक तेज देकम कुल सियार्थे, अपने खानदान के लिए अपने आप अपनी बलि भी देनी हो तो दे दो। ग्राम सियार्थे कुलम तेजे, अपने गांव के लिए अगर अपने परिवार को कुर्बान करना हो तो कर दो। ग्रामम जनपद सियार्थे, आज तो हम जनपद जिले को कहते हैं, उस वक्त जो सॉवरेन यूनिट्स थी, जो भारत पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था, उसको जनपद कहते हैं। तो उसे एक तरह से देश भी कहा जा सकता है। तो कहा गांव को देश के ऊपर कुर्बान कर दो, पर आत्मा के लिए, आत्मा की स्वतंत्रता के लिए चौथी लाइन है कि पृथ्वी तेजे, पूरी दुनिया को कुर्बान कर दो। इतना ज्यादा महत्व है फ्रीडम ऑफ स्पिरिट का, इतना ज्यादा महत्व। सृजनात्मक क्षमता उसी समाज में और उस समाज के व्यक्तियों में होती है जिस समाज में फ्रीडम ऑफ स्पिरिट होती है। अगर स्पिरिट की फ्रीडम ना हो, अंतरात्मा की स्वतंत्रता ना हो, और मैं हमारे यहाँ कृपा शंकर सिंह जी बताएंगे, वो पूर्व, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहावत है, ठाकुर सुहाती खाओ, कहते हैं। फिर अंतरात्मा गई, जो पावर में है वो हमें बोल देना है। ये भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया, कभी स्वीकार नहीं किया भारत। और यही कारण है कि भारत में डेमोक्रेसी मजबूत हुई। छोटी मोटी कोई घटनाएं हों बीच में, वो एक अलग बात है, लेकिन कुल मिला के चूंकि हम ये भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का की अनूठा योगदान है, अनूठा। इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन यूनिक कंट्रीब्यूशन कि हमने वी हैव डिविनाइज्ड द ह्यूमैनिटी एंड वी हैव ह्यूमनाइज्ड द डिविनिटी। मानव का दिव्यकरण और दिव्यता का मानवीयकरण, ये यूनिक कंट्रीब्यूशन। और ये सिर्फ हमने पाप भी बहुत किए हैं, वो भी मुझे कहने थे, पाप बहुत भारी पाप किए हैं कि जहां हमने हमारा विश्वास अहम ब्रह्मास्मि में है और हमने लोगों में जन्म के आधार पर ज्यादतियां की। और मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी 6 महीने पहले उन्होंने बुलाया, मैंने उनसे कहा आप यूनिवर्सिटी, पूरा देश दिल्ली में नहीं है, उत्तर भारत में नहीं,
ये देश बहुत बड़ा देश है। ठीक है, इसे केस स्टडी के तौर पे इसे टेकअप करिए। केरला में 100 साल भी अभी नहीं हुए, स्वामी विवेकानंद आए तो उन्होंने 3 दिन रुके और 3 दिन बाद कहा कि ये तो राज्य नहीं है, ये तो पागलखाना है। भ्रमताले शब्द प्रयोग किया, शायद बंगाली में भ्रमताले कहते होंगे, पागलखाना। कहा ये तो लूनेटिक एसाइलम है। 40% से इतना ऑपरेसिव सोशल ऑर्डर था कि 40% से ज्यादा आबादी की महिलाएं ऊपर का कपड़ा पहन नहीं सकती, उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। आज आप केरला आइए, जो केरला में मानव प्रतिष्ठा नहीं, मानव का दिव्यकरण, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा ना कि my mission can be explained in very simple words. I want to teach unto mankind their divinity and its manifestation in all movements of life. जीवन के हर क्षेत्र में उस दिव्यता का प्रकटीकरण होना चाहिए जो मानव के अंदर है। आज केरला ऐसा है, जो आप लोग बहुत लोग गए हैं, कि हमारे मेहमान खासतौर से उत्तर प्रदेश से आते हैं तो मुझे पहले ही दिन उनसे कहना पड़ता है कि भैया यहाँ जो माली है ना, उससे भी बहुत सम्मान से बात करना। एहतियात करता हूँ, ये नहीं कि वो किसी का अपमान करते हैं, लेकिन मैं एहतियात करता हूँ कि कहीं वो सब जो मतलब कमाल है। चीफ सेक्रेटरी ने मुझसे कहा, मैं यही बात कर रहा था, मैं कह रहा था मुझे बड़ी खुशी होती है देख के यहाँ महिला, अकेली महिला चलती हुई, क्या उसके क्या विश्वास उसका झलकता है। एक आम आदमी को कितना उसके अंदर आत्मविश्वास है, वो झलकता। तो चीफ सेक्रेटरी हंस के मुझसे कहने लगे सर मैं आपको अभी अपना हाल का किस्सा बताता हूँ। बोले कि मैं जा रहा था कहीं, ड्राइवर से बात करने लगा, तो ड्राइवर मुझसे बोला साहब आप में और मुझ में क्या फर्क है? मैंने IAS का इम्तिहान नहीं लिखा, आपने लिख दिया। वो ये नहीं कह रहा कि मैं सिलेक्ट नहीं होता, वो कह रहा है मुझे तो दिलचस्पी नहीं IAS बनने में, मैंने इम्तिहान नहीं लिखा तो मुझे दिलचस्पी नहीं। ये जो इतना बड़ा परिवर्तन आया है और कोई सामाजिक तनाव पैदा किए बगैर, इसलिए ये केस स्टडी। भारत में और जगह भी बहुत परिवर्तन आए, लेकिन परिवर्तन थोड़े तनाव के साथ आए। केरला में कोई तनाव नहीं। क्यों? क्योंकि श्री नारायण गुरु ने बजाय कोई किसी ऐसे दर्शन के सिद्धांतों को लेने के जिनकी उपज भारत के बाहर हुई है, उन्होंने प्योर अद्वैतवाद को आधार बनाया अपनी सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को। उनका मानते हो या नहीं मानते हो कि अहम ब्रह्मास्मि, मानते हैं तो फिर मुझे छोटा कैसे मानोगे? मैं तुम्हें छोटा कैसे मानूंगा? खालिस और खालिस अद्वैतवाद के आधार पर चलाया गया उनका आंदोलन ऐसा कामयाब हुआ जो आज साफ नजर आता है। इतना कामयाब कि तनाव तो छोड़िए, जो लोग पहले उस सिस्टम के लाभार्थी थे वो उनके जीवन में ही उनके शिष्य बन गए। तो इसमें हमारे लिए एक बड़ा सबक है। तो ये देश के आम आदमी को कहे या ना कहे, उसके अवचेतन में एक बात है कि मेरी सभ्यता 5000 साल से ज्यादा पुरानी। मैं 5000 साल की सभ्यता की मेरी विरासत हो और मैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी और की दुकान पे माल खरीदने जाऊं, वो उसका मन मस्तिष्क स्वीकार नहीं। मैंने पहले ही कहा,
डेमोक्रेसी को उसने इसलिए स्वीकार किया कि भले ही हमने हमारी हरकतें चाहे जितनी बुरी रही, लेकिन सैद्धांतिक रूप में हमने आध्यात्मिक बराबरी को स्वीकार किया हुआ था, सांस्कृतिक एकता को स्वीकार किया हुआ था। उसमें हमारे लिए बड़ा भारी चीज है। मैं यहाँ साहित्यकार, यहाँ पे रंग कर्मी है, यहाँ पे अभिनय करने वाले हैं, यहाँ पे स्टोरीज लिखने वाले हैं। प्लीज इस तरफ ध्यान दीजिए। हमारा देश बहुत बड़ा है, ना हमारा देश अकेला दिल्ली, न बंबई है, न कलकत्ता है। ये देश के बड़े केंद्र चेन्नई है, लेकिन देश बहुत बड़ा है। और सारी सामने स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं उसके साथ खत्म करूंगा चूंकि समय मैंने पहले ही जाकर, और बिल्कुल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के एकदम अनुरूप है वो बात। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति? हरगिज नहीं। अगर सुख की प्राप्ति तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है तो तुम्हें इससे कौन रोकेगा कि तुम अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी करो? कैसे रोकेगा कोई किसी को? उनका जीवन का उद्देश्य केवल और केवल ज्ञान की प्राप्ति है। तो लोगों ने पूछा, और ज्ञान का उद्देश्य क्या है सर? तो उनका ज्ञान का उद्देश्य है कि सामने से नजर आने वाली विविधताओं के अंदर छुपी हुई एकता को इंसान तलाश करे। जहां उसके अंदर one is able to build the capability to recognize the underlying unity behind the apparent diversities. ये भारतीय चिंतन का, जैसे या भारतीय संस्कृति का जिसे कहना चाहिए मूलभूत स्तंभ, फाउंडेशनल वर्च्यू हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर गर्व करते हैं कि हमारी संस्कृति पुरानी है, अनब्रोकन है, कोई बीच में टूटी नहीं है, यूनान और मिस्र की तरह, मेसोपोटामिया की तरह, तो हमारा ये भी फर्ज है कि हम इसको समझें, आत्मसात करें। और मुझे पक्का विश्वास है कि अगर हम अपनी सांस्कृतिक मूल्यों का अर्थ को समझते हैं और उसे आत्मसात करते हैं, तो उससे जो तेज पैदा होगा वो सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया को रोशनी दिखा सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला। भाई कृपा शंकर सिंह जी ने, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला। मैं समस्त आए हुए अतिथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। दोस्तों, इस धन्यवाद ज्ञापन के साथ साथ में कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी अभी मैं घोषणा नहीं है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भावना के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुनील पांडे, तौफीक और नितिन गोहिल, टाइम क्लोज, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरा मदद किया। Opa, na baju.
जो वो जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उसका जो महत्व है वो उजागर हो। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जो नए बच्चियाँ और बच्चे हैं जो इन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है, उनके लिए ये बड़ा भारी प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन हमारे दिमाग में ये साफ होना चाहिए कि हमारे यहाँ साहित्य, कला या जितने भी ललित कलाएं ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, इनका एक दिव्य रूप है, उसकी अभिव्यक्ति का ध्यान रखें। आप स्पीच दे रहे थे, बातें कह रहे थे, उसमें आपने साफ तौर पे कहा केरला में कोई तनाव नहीं है, लेकिन एक केरला के ही ऊपर बनी फिल्म केरला स्टोरी को लेकर इस समय तनाव का जो है माहौल बन गया है दोनों देश को में। मत मिलाइए, वो रिसेंट घटना है। मैंने कहा कि जिस समाज में इतना बड़ा परिवर्तन आया, इतना बड़ा परिवर्तन, उस परिवर्तन में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में कोई समस्या नहीं। आज तो आप ये टेररिज्म या इस तरह से रिलीजन का इस्तेमाल कर, ये तो रिसेंट फिल्म है, दोनों को मिलाइए, दोनों बिल्कुल अलग है। लेकिन सर फिर भी इस फिल्म को लेकर जो मैंने बातें कर रही देखी है नहीं समाज- है, मैंने देखी नहीं है फिल्म, लेकिन ये अगर फिल्में ऐसी चीज़ें हैं तो निश्चित तौर से जो संस्थाएं जिम्मेदार हैं शांति व्यवस्था बनाने के रखने के लिए, उन्हें उस पर ध्यान देना। सर सीएम भी जो है कह चुके हैं कि जो लव जिहाद की घटनाएं हैं बहुत ज्यादा केरला में बढ़ रही हैं, इसको रोक लगानी चाहिए। कौन सी तो आपके केरला के जो सीएम हैं तो रोक कौन लगाए, रोक कौन लगाए? 35,000 से ज्यादा सर गवर्नमेंट वो जो भी है वो तो सीएम का ही होगा ना, कोई डिमांड तो नहीं कर सकते ना, तो गवर्नमेंट डिमांड थोड़ी करेगी, गवर्नमेंट तो कार्रवाई करेगी ना, तो कार्रवाई करेगी। लेकिन सर कई जो है इस्लामिक जो थॉट्स रखने वाले लोग भी या पार्टी के जो नेता हैं वो इसे इस प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, पूरी फिल्म को कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज घटना है। मैं किसी के ऊपर ये कहता हूँ कि अगर प्रोपेगेंडा है उसके बारे में लिखते हैं, उसके बारे में प्रेजेंटेशन करें, वो तो तथ्यों के आधार पर होगा, कोई भी चीज मेरे लिए वो ना विजय भाई की उनका लेते हैं जरूर कर लीजिए, लेकिन जल्दी करिए ना, कहीं अरे अनिल अजरुद्दीन खान तकनीक का इस्तेमाल करते हैं समाज सेवा के लिए और नई नई ऐसी योजना कि किस तरह से लोगों की मदद की जाती है। भाई अजरुद्दीन खान। भाई मुस्तफा यूसुफ अली गोम, ये भी सोशल वर्क में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम्युनिटी किचन चलाते हैं। भाई मुस्तफा यूसुफ अली गोम, मुस्तफा यूसुफ अली गोम सोशल वर्क के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। डॉक्टर बिपिन सोले, डॉक्टर श्रीदेव शास्त्री, कृपया मंच पर आए। डॉक्टर श्रीदेव शास्त्री, डॉक्टर श्रीदेव